जरा सोचिए, आप न्यूयॉर्क के एक बेहद कामयाब डॉक्टर हैं। सब कुछ है आपके पास, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को एक नाकाम इंसान मानते हैं। आज हम डॉक्टर सोलोमन मागुलिन के इसी गहरे आंतरिक संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे, एक दिलचस्प केस स्टडी के जरिए। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी बाहरी कामयाबी असल में उसकी पहचान और जड़ों से जुड़ी एक गहरी बेचैनी को छुपा रही है। चलिए इस साइकोलॉजिकल पजल को परत दर परत खोलते हैं। हमारे विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम डॉक्टर मार्गोलिन की केस फाइल से शुरू करेंगे, फिर उनकी दोहरी जिंदगी को समझेंगे, उनकी पत्नी के अजीब विरोधाभास को देखेंगे और फिर उन घटनाओं पर गौर करेंगे जो उनके मानसिक टूटन की वजह बनी, और आखिर में एक निदान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले केस फाइल खोलते हैं। डॉक्टर मार्गोलिन आज की तारीख में हैं कौन, उनकी मौजूदा हालत क्या है? तो देखिए, बाहर से तो डॉक्टर मार्गोलिन सफलता की जीती जागती मिसाल है, एक नामी डॉक्टर, कम्युनिटी लीडर। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। वो खुद को नास्तिक मानते हैं, पर अपनी ही कौम के रीति रिवाजों में घिरे रहते हैं। शरणार्थियों और रब्बियों का मुफ्त में इलाज भी करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद उन्हें लगता है कि वो एक फेलियर है। तो सवाल उठता है कि ये संघर्ष, ये टकराव आया कहाँ से? इसके लिए हमें उनके अतीत में जाना होगा, जहां वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान हुआ करते थे। यहाँ उनकी दोहरी जिंदगी बिल्कुल साफ नजर आती है। पोलैंड के सेंसिन में वो एक जीनियस थे, धर्म ग्रंथों के एक शानदार विद्वान, और आज न्यूयॉर्क में एक अमीर, धर्म से दूर डॉक्टर जो अपनी जड़ों से मानो कोसों दूर जा चुका है। और देखिए, यही इस पूरे केस का निचोड़ है। बाहर की दुनिया में चाहे उन्होंने कितनी भी दौलत और शोहरत कमा ली हो, अंदर ही अंदर उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि उन्होंने अपनी असल काबिलियत को, अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता को कहीं खो दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये है उनकी पत्नी ग्रेटल, जिनकी पहचान का सफर डॉक्टर मार्गोलिन से एकदम उल्टी दिशा में जा रहा है। तो ग्रेटल यहूदी नहीं है, वो जर्मनी से हैं, एक ईसाई परिवार में पैदा हुई, और उन्होंने अपने ही परिवार में नाजी और कम्युनिस्ट दोनों विचारधाराओं की क्रूरता और त्रासदी को बहुत करीब से महसूस किया है। और यहीं पर इस केस की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जैसे जैसे डॉक्टर मार्गोलिन अपनी विरासत से दूर भाग रहे हैं, उनकी जर्मन पत्नी उसे अपना रही है। वो यहूदी परंपराएं सीखती हैं, नाजियों के जुल्मों पर अफसोस जताती हैं, जबकि डॉक्टर मार्गोलिन इन सब से पूरी तरह ऊब चुके हैं। तो ये जो सारा दबा हुआ तनाव है, अब फटने वाला है, और इसकी चिंगारी है एक शादी। एक ऐसी शादी जहां डॉक्टर मार्गोलिन को अपने उसी अतीत का सामना करना पड़ेगा जिससे वो लगातार भाग रहे हैं। डॉक्टर मार्गोलिन के लिए ये शादी किसी बुरे सपने से कम नहीं। उन्हें लगता है कि भाषा, संगीत, रीति रिवाज सब कुछ उनके अतीत का एक भद्दा मजाक बन गया है। ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन सब चीज़ों से सामना है जो वो पीछे छुड़ाए हैं, और ये उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। शादी के रास्ते में, टैक्सी के अंदर, उनकी बेचैनी अब गहरे दार्शनिक सवालों में बदल जाती है। वो सोचने लगते हैं कि अगर भगवान है, तो उसने हिटलर और स्टालिन जैसे शैतानों को क्यों बनाया? ये सवाल उनके अपने विश्वास के गहरे संकट को दिखाता है। बुराई के सवाल से उनके विचार मौत के बाद की जिंदगी की तरफ मुड़ जाते हैं। क्या इस क्रूर दुनिया के बाद कुछ है? क्या अमरता जैसी कोई चीज सच में हो सकती है? ये उनकी अंदरूनी उथल-पुथल का ही एक रूप है। और आखिर में वो उस सवाल पर पहुंचते हैं जो उनके पूरे वजूद को हिला देता है। क्या आत्मा असल में होती भी है? यहाँ उनका वैज्ञानिक दिमाग उनकी दबी हुई आध्यात्मिक जड़ों से टकराता है, और वो कहीं बीच में फंसकर रह जाते हैं। और ठीक तभी एक बहुत अहम पल आता है। डॉक्टर मार्गोलिन एक ट्रैफिक हादसा देखते हैं। उस घायल आदमी का चेहरा उनके दिमाग में छप जाता है। ये एक ऐसी छवि है जो आगे चलकर उनके भ्रम को और भी ज्यादा गहरा कर देगी। अब शादी के हॉल के अंदर का माहौल शोर और यादों का एक बवंडर है। अपने अतीत के लोगों से घिरे डॉक्टर मार्गोलिन की हकीकत पर पकड़ और भी कमजोर पड़ने लगती है। वहां मौजूद एक साथी की ये बात उस पूरे समुदाय की मानसिक हालत को बयां करती है। हम सब असल में मर चुके हैं, जिंदा बचे लोगों के दिलों में भी मौत है। ये बात सुनकर डॉक्टर मार्गोलिन के अकेलेपन और अलगाव की भावना और भी बढ़ जाती है। और फिर उसी भीड़ में उन्हें राइजल दिखती है,
राइजल, उनके अतीत का एकमात्र सच्चा प्यार जिसे वो सालों से मरा हुआ मान रहे थे, उसका अचानक से सामने आ जाना उनके मानसिक संकट को बिल्कुल चरम पर पहुंचा देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनका बटुआ खो गया है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उनकी पहचान का खो जाना है। उनके आईडी कार्ड्स, उनके क्रेडिट कार्ड्स, यानी डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन होने का हर सबूत गायब हो चुका है। अब वो जैसे कोई नहीं है। अब हम इस केस के अंतिम पड़ाव पर हैं। पूरी तरह से बिखरने के बाद डॉक्टर मार्गोलिन एक डॉक्टर की तरह खुद अपनी हालत का निदान करने की कोशिश करते हैं। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल है। जब वो अपनी नब्ज टटोलते हैं तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। सोचिए जरा, एक डॉक्टर जो दूसरों की धड़कनें सुनता है, उसे अपनी ही जिंदगी का कोई संकेत नहीं मिल रहा। ये हकीकत से पूरी तरह नाता टूटने जैसा है। उनका वैज्ञानिक दिमाग तर्कसंगत जवाब ढूंढता है, क्या ये नशा है या फूड पॉइजनिंग? लेकिन उनका अतीत उन्हें एक और संभावना की ओर खींचता है। क्या ये कोई आध्यात्मिक अनुभव है? क्या वो किसी और दुनिया में पहुंच गए? और हम इस केस को यहीं छोड़ते हैं, इस आखिरी सवाल के साथ। डॉक्टर मार्गोलिन के साथ असल में हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक मतिभ्रम था जो गहरे सदमे की वजह से पैदा हुआ, या फिर ये पहचान, याददाश्त और हकीकत के बीच फंसे एक इंसान का आध्यात्मिक अतिक्रमण था? इसका जवाब शायद विज्ञान और आत्मा के बीच कहीं छिपा है।